हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था शैक्षिक प्रबंधन के कंसेप्ट के बारे में, यानी शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा के बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे शैक्षिक प्रबंधन के मुख्य कार्य क्या क्या हैं, साथ ही शैक्षिक प्रबंधन का जो सिद्धांत है, बुनियादी सिद्धांत है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि लूथर जो गुलिक था उसने प्रबंधन के 7 तत्व बताए हैं और उनको पोस्टकोर के माध्यम से डिनोट किया जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन के महान विचारक लूथर गुलिक ने स्वरचित पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1937 ईस्वी के अंदर प्रबंधन के 7 कार्य, 7 सिद्धांत, इनका निर्धारण किया, जिसको पोस्ट कोर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब क्या है ये पोस्ट कोर? तो पोस्ट कोर के पी से प्लानिंग, प्लानिंग यानी योजना। ठीक है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन। ठीक है, एस से स्टाफिंग यानी नियुक्ति, डी से डायरेक्शन यानी निर्देशन, सी से कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय, आर से रिपोर्टिंग यानी आलेखन और बी से बजटिंग यानी बजट निर्माण। ये 7 कार्य हैं प्रबंधन के। ठीक है, किसने बताए हैं? ये लूथर गुलिक ने। ठीक है, अब एक एक करके इनको डिस्कस कर लेते हैं। प्लानिंग यानी योजना बनाना। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है? कार्यों की रूपरेखा तैयार करना। ठीक है, प्रबंधन के अंदर योजना बनाना जो है महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन, संगठन बनाना। योजना बनाएंगे, उसके बाद संगठन बनाना भी ज़रूरी है। बिना संगठन के जो है प्रबंधन नहीं होगा। ठीक है, कोई भी संस्था बिना संगठन के नहीं चल सकती। ठीक है, नेक्स्ट है स्टाफिंग, स्टाफिंग यानी नियुक्ति करना, यानी कर्मचारियों की उचित व्यवस्था करना। कोई भी संस्था है उसके अंदर हम कर्मचारियों की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अगर उचित प्रबंधन है करना है, उसके लिए उचित कर्मचारियों की भी व्यवस्था जो है करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है डी डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी निर्देश देना। ठीक है, उचित निर्देश जो है सभी कर्मचारियों को, ठीक है, जो भी नियुक्त किए हैं उनको उचित निर्देश भी मिलना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय करना। इसका उद्देश्य कार्य के विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना और उसमें समन्वय स्थापित करना है। ठीक है, विभिन्न भागों को परस्पर संबंधित करना और उनमें समन्वय भी होना चाहिए। नेक्स्ट है रिपोर्टिंग यानी आलेखन या और सूचना देना। ठीक है, तो वरिष्ठ और निम्न कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में निरीक्षण अधिकारियों को सूचित रखना और निरीक्षण के लिए अभिलेख और प्रतिवेदन तैयार करना। ये किसके अंदर आता है? रिपोर्टिंग के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है बजटिंग, बजट तैयार करना। इसके अंतर्गत वित्त व्यवस्था का संक्षिप्त अध्ययन या बजट तैयार जो है किया जाता है। तो ये सभी कार्य है प्रबंधन के। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रबंधन के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। ठीक है, देखिए, सिद्धांत से तात्पर्य ऐसे आधारभूत सत्य से है जो चिंतन का आधार या मार्गदर्शक बन सके, जिसका सामान्य नियम के रूप में प्रयोग किया जा सके। ठीक है, प्रबंधन के सिद्धांत जो है प्रबंधकीय क्रियाओं के लिए मार्गदर्शक नियम या कानून है। इनका निर्माण मुख्यतः परिस्थितियों के विषय में अच्छी समझ प्रदान करने के लिए संगठनात्मक कार्यकुशलता में सुधार के लिए किया जाता है। ठीक है, प्रबंधन के सिद्धांतों के आधार पर जो निर्णय लिए जाते हैं वो निश्चय ही सफल होते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पहला है नियोजन का सिद्धांत। ठीक है, नियोजन का क्या अर्थ है? देखिए, जो प्रत्येक कार्य एक पूर्व निश्चित योजना के अनुसार करता है, ठीक है, वो कुशल प्रबंधक माना जाता है। ठीक है, तो नियोजन जो है वो एक कुशल प्रबंधक नियोजन का मुख्य रूप से ये ध्यान रखता है। नियोजन का अर्थ है पूर्व नियोजित कोई योजना, वो हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट सिद्धांत है हमारे पास श्रम विभाजन का सिद्धांत। श्रम विभाजन का सिद्धांत क्या कहता है कि अपने जो अधीनस्थ है, प्रबंधक अपने अधीनस्थों को उनकी योग्यता क्षमता के आधार पर उनके कार्यों का विभाजन कर देगा। ठीक है, अगर किसी को कोई देखिए, अगर किसी भी विद्यालय के अंदर श्रम विभाजन, किसी को कोई काम दे दिया जो उसको अच्छे तरीके से कर सकता है किसी कार्य को, उसी को वो कार्य सौंपेगा। ठीक है, कौन सौंपेगा? प्रबंधक सौंपेगा। ठीक है, तो श्रम विभाजन का सिद्धांत अति आवश्यक है। जिसको कोई काम आता नहीं उसको वो काम सौंप दिया तो वो कैसे करेगा? ठीक है, तो श्रम विभाजन का सिद्धांत जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है संतुलन और समन्वय का सिद्धांत। ठीक है, प्रबंधक को अपने सभी मानवीय एवं भौतिक संसाधनों के मध्य संतुलन स्थापित करना चाहिए। ठीक है, मानवीय और भौतिक संसाधनों का क्या मतलब है? भाई, केवल मानव संसाधनों से काम नहीं चलेगा। कोई किसी संस्था के अंदर केवल टीचर रखने से काम नहीं चलेगा, भौतिक संसाधन भी होने चाहिए। जैसे ब्लैक बोर्ड ही नहीं है तो फिर पढ़ाएगा कैसे टीचर? लेबोरेटरी है, उसके अंदर कोई सामान ही नहीं है तो कैसे जो है टीचर एक्सपेरिमेंट करवाएगा? ठीक है, तो इनके मध्य भी संतुलन या समन्वय होना चाहिए भौतिक और मानवीय संसाधनों के अंदर। नेक्स्ट है उत्तरदायित्व एवं अधिकार का सिद्धांत।
प्रबंधक को अपने अधीनस्थ कार्मिकों को समुचित अधिकार सौंपने चाहिए एवं उनके साथ साथ उत्तरदायित्व यानी जवाबदेही भी सौंपनी चाहिए ताकि वे अधिकारों का दुरुपयोग न कर सके। ठीक है, अगर किसी को कोई अधिकार सौंपा है तो उसके प्रति जो है जवाबदेही यानी उत्तरदायित्व भी होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास सहभागिता का सिद्धांत। प्रबंधक को प्रत्येक स्तर पर एवं प्रत्येक कार्य में अधीनस्थ कार्मिकों को सहयोग एवं सुझाव देते रहना चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। ठीक है, तो प्रबंधक को क्या करना है, सहयोग करना है। किसका, अपने अधीनस्थ यानी कि वो जो कर्मचारी रख रहा है उनका सहयोग करते रहना है और साथ ही समय समय पर उनका सुझाव देते रहना है जिससे उनका मनोबल जो है बढ़ेगा। नेक्स्ट है नेतृत्व का सिद्धांत। भाई कुशल प्रबंधक वो कौन माना जाएगा, जो उचित अच्छा नेतृत्व करेगा। नेतृत्व के बिना कोई संगठन जो है बिना नाविक की नाव के समान होता है। ठीक है, नेतृत्व कुशलता होने पर ही प्रबंधक अधीनस्थों का सहयोग प्राप्त कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है अपवाद का सिद्धांत। ये क्या कहता है, प्रत्येक प्रबंधक को अपने अधिकारों का उचित सीमा में ही प्रयोग करना चाहिए। ये भी सही है। ठीक है, कोई प्रबंधक जो है उसको अपने अधिकारों का उचित सीमा में ही प्रयोग करना चाहिए। ये नहीं कि कर्मचारियों से जो है एक्स्ट्रा कार्य करवा रहा है। ठीक है, अगर किसी विद्यालय की जो है टाइम पीरियड है कि 4 बजे तक है और वो उसके बाद भी उनसे कार्य करा रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने अधिकारों का उचित सीमा में प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है पारिश्रमिक का सिद्धांत। प्रबंधक के द्वारा प्रत्येक कार्मिक को न्याय संगत एवं संतोषजनक पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो जो भी कर्मचारी है उनको जो है भुगतान समय पर करना चाहिए। ठीक है, जो भी उनकी पे है वो उनको समय पर देनी चाहिए। ठीक है, और उचित जो उनकी पारिश्रमिक है वो उनको देनी चाहिए। ठीक है, संतोषजनक तरीके से। ये नहीं कि भाई ये डिसाइड कर रखा है कि महीने की 30 तारीख को सबको पेमेंट मिलेगी और वो दे रहा है 10 तारीख को, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, न्याय संगत और संतोषजनक तरीके से पारिश्रमिक देना चाहिए। नेक्स्ट है आदेश एवं निर्देश की एकता का सिद्धांत। प्रत्येक अधीनस्थ को उसके एक उच्चाधिकारी से ही आदेश निर्देश मिलना चाहिए। ये नहीं कि सभी उसको आदेश दे रहे हैं। ठीक है, केवल एक उच्चाधिकारी होगा, जो भी प्रबंधक है वो उसको आदेश दे सकता है। ये नहीं कि प्रबंधक का भाई आ गया या कोई उसका रिलेटिव आ गया और वो उसको आदेश निर्देश दे रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एकता के अभाव वाली संस्था को 2 सिर वाली राक्षसी के समान भी माना जाता है। नेक्स्ट है अनुसंधान, प्रयोग या शोध का सिद्धांत। ये क्या कहता है, नित्य नवीन विधियों, युक्तियों या तरीकों की खोज करने वाला प्रबंधक ही उच्च कुशलता प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो प्रबंधक के द्वारा उचित अनुसंधान कार्य, प्रयोग एवं शोध आदि करवाए जाने चाहिए। नेक्स्ट है समानता का सिद्धांत। ये क्या कहता है, प्रबंधक को अपने सभी कार्मिकों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी कि समान व्यवहार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक टीचर को डांट रहे हैं दूसरे को नहीं डांट रहे उसी कार्य के लिए, उसी गलती के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। समानता का जो है व्यवहार करना चाहिए। नेक्स्ट है उद्देश्यों का सिद्धांत। संपूर्ण संस्था एवं प्रत्येक भाग के उद्देश्य जो है वो स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, संगठन को प्रत्येक क्रिया उन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु की जानी चाहिए। ठीक है, ये सिद्धांत क्या बतलाता है कि संगठन का प्रत्येक भाग संबंधित उपक्रम के उद्देश्य का प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, कुंटज और डोनेल के अनुसार समस्त संगठन तथा संगठन के प्रत्येक भाग को उपक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति में पूर्ण योगदान देना चाहिए। ठीक है, कोई भी शैक्षिक संस्था है उसका उद्देश्य क्या है, बच्चों को उचित शिक्षा देना। ठीक है, तो उद्देश्य जो है स्पष्ट होने चाहिए। नेक्स्ट है सहकारिता एवं संघ शक्ति की भावना का सिद्धांत। सहकारिता का आशय क्या है कि संगठन के प्रत्येक सदस्य के प्रयत्नों एवं शक्ति का उपक्रम के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सम्मिलित रूप से उपयोग करना। ठीक है, प्रबंधक का यह प्राथमिक उत्तरदायित्व है कि वह अपने अधीनस्थों का सहयोग करे और उनका विश्वास प्राप्त करे। ठीक है, जिससे उनमें संघ शक्ति की भावना का विकास हो। संघ शक्ति की भावना मतलब कि उनमें विश्वास पैदा हो कि हाँ हम सब साथ मिलकर के कार्य करेंगे। ठीक है, यह है संघ शक्ति की भावना। तो ये आपके यहाँ पर सिद्धांत कंप्लीट हो गए। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला क्या है कि प्रबंधक का आरंभिक स्वरूप किसने प्रतिपादित किया था, वो किया था फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर ने। आधुनिक प्रबंधक के जनक किसको माना जाता है, हेनरी फेयल को। आधुनिक भारतीय प्रबंधन के जनक किसको माना जाता है, अरिंगम चौधरी को। प्रबंधन का गुरु किसको माना जाता है, पीटर ड्रैकर को। किसी भी संगठन का मस्तिष्क किसको कहा जाता है, प्रबंधन को। ठीक है, प्रबंधन का हृदय किसको बोलते हैं, अभिप्रेरणा को। विद्यालय का हृदय किसको बोलते हैं, पुस्तकालय को। विद्यालय का स्पार्क प्लग और विद्यालय का दर्पण किसको बोलते हैं, समय सारणी को। विद्यालय प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व क्या होता है, नेतृत्व। ठीक है, शिक्षक प्रबंधन की अवधारणा का विकास कहाँ पर हुआ, यूएसए के अंदर। ठीक है,
नेक्स्ट है, भारत में बुनियादी अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसको माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में निर्मित हो रहा है। ठीक है, ये किसने कहा? कोठारी आयोग ने। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।